हेलो बच्चों। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो क्या था अपने पास? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर या वायर। तो इसको हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगाया था। क्या था अपने पास? R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इससे आप क्या समझते हैं? इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ एनी वायर या फिर कंडक्टर देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। दैट मीन्स यदि किसी वायर या कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होती है। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इसके चार्ज के अंदर। तो इफ एरिया इंक्रीज, इसको इंक्रीज करता हूँ मैं, दैट मीन्स आर इज डिक्रीज। यानी कि एरिया इंक्रीज करता हूँ मैं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी? सर्किट के अंदर इंक्रीज हो। क्या हो गई? इंक्रीज। ठीक है। तो ये जो आपने सीधा देखा भी होगा, आपकी जो फ्यूज है, कोई मोटर है, इनके लिए हम जो वायर होते हैं थोड़े क्या होते हैं? मोटे होते हैं। उनके डायमीटर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और आपकी जो सिर्फ लाइटिंग के लिए, बिजली वगैरह के लिए जो वायर यूज करते हो आपको कैसी होती है? पतली होती है। क्योंकि भाई इनके पास एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा। एक क्वेश्चन आता है आपका, चलो बताओ आप इस फार्मूले से बताओ। ये इसलिए कि इफ इंक्रीज लेंथ ऑफ द वायर 2 टाइम्स, अगर मैं किसी वायर की लेंथ को 2 टाइम्स कर देता हूं तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कितना हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है। इसको इंक्रीज करूंगा तो ये भी इंक्रीज, इसको इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज। तो मैं लेंथ को 2 टाइम्स कर रहा हूँ, 2 गुना कर रहा हूँ, मतलब इंक्रीज कर रहा हूँ उसको। लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है? उसका इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 टाइम्स या 4 टाइम्स? कितना होगा? 4 टाइम्स। देखो मान लो अपने पास ये क्या है कि वायर है। अगर मैं इसको स्ट्रेस करके 2 गुना करता हूँ तो सीधी सी बात है भाई, इसको अगर मैं 2 गुना करूँगा, कोई मेटेलिक वायर है तो इसके डायमीटर एरिया जो कैसा हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि यदि मैं उस वायर की लेंथ को 2 गुना करता हूँ तो भाई उसका एरिया भी तो आधा हो जाएगा ना अपने आप। और ये 2 कहाँ चला जाएगा? फिर घूम के ऊपर चला जाएगा। यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ठीक है ना? सीधी सी बात नहीं समझे? अगर मेरे पास ये कोई मेटल वायर है, अगर मैं इसको खींचता हूँ, आपने देखा होगा ये तो, अगर इसको मैं खींचता हूँ तो इसका एरिया है, इसका जो डायमीटर है पतला हो जाएगा 2 गुना होगा। तो यानी लेंथ इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात उसका एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वो भी तो आधा हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 टाइम्स। ये बहुत बार पूछा जाता है कि लेंथ को 2 गुना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो लेंथ को 2 गुना करूंगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, कंडीशन दे देगी कि अगर कंडीशन लगा दे कि एरिया रिमेन कांस्टेंट, एरिया क्या हो? कांस्टेंट रहे। हाँ, फिर लेंथ अगर मैं 2 गुने करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी मेरा कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किसी भी कंडक्टर या वायर को अगर मैं स्ट्रेच करके 2 गुना करता हूँ तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 टाइम्स नहीं होगा, 4 टाइम्स होगा। क्योंकि इसको मैं 2 गुना करूंगा तो एरिया भी तो आधा हो जाएगा अपने आप, पतला हो जाएगा आपका वायर। अगर वो एक कंडीशन देता है कि एरिया रिमेन कांस्टेंट, फिर 2 गुना तो ये भी कितना? 2 टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। कभी 2 टाइम्स इस लेंथ को 2 गुना कर दिया, रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दो, इस बात का ध्यान रखना। समझ गए? अच्छा, ये क्या था अपने पास? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अगर आपकी किसी भी मेटल वायर या कंडक्टर अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या? बैड कंडक्टर। क्या है वो? बैड कंडक्टर। इसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब क्या है? गुड कंडक्टर। क्या है? गुड कंडक्टर। आपकी जो मेटल वगैरह होते हैं, मेटल है कोई, बहुत सारी एलॉय हैं,
इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ये मान लो 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 की समथिंग होती है, ठीक है। और आपके इंसुलेटर होते हैं जैसे रबड़ है, आपका लेड है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, 12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर या 7 होती है, ओम मीटर होती है रेजिस्टिविटी। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा, सीधी सी बात है, वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। जिसकी रेजिस्टिविटी कम, वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। ये नोट कर लो आप, पॉज करके इसको और नोट करो। अच्छा, इसके बाद रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया। ये नहीं कि सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, वो मटेरियल क्या है, वो आपका वायर या कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना आपको। सिल्वर का है, कॉपर का है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो ये है ना आपका ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिफरेंस इंक्रीज होगा। ये कंडीशन होती है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कभी ये सोचो कि हमेशा इसको इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज होगा, ये भी फैक्टर है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए इस दौरान, कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, आपके पास जो एक डिवाइस होती है इसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ये क्या रखता है आपके पास, रेजिस्टेंस रखता है। क्या रखता है, रेजिस्टेंस रखता है। आपके पास मान लो कोई सर्किट है, क्या है, कोई सर्किट, और आपने डिजायरेबल रेजिस्टेंस देना इसको, तो इसमें क्या होंगे आपके पास, रजिस्टर होंगे। लेट वी हैव 3 रजिस्टर, कितने, 3 रजिस्टर, एंड दे कंटेन R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो आपके सर्किट है, उसके अंदर 3 रेजिस्टेंस है। तो आपके सर्किट में रेजिस्टर जो होते हैं 2 टाइप से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो अलग अलग कम्बिनेशन बन जाएगा। 2 टाइप का कम्बिनेशन रहता है मोस्टली, आप जिससे भी पढ़ते हो आप। एक तो कौन सा होता है, सीरीज के अंदर, इसके अंदर होता है सीरीज में, और एक होता है पैरेलल में, ठीक है। यानी कि ये जो रजिस्टर होते हैं आपके डिजायरेबल रेजिस्टेंस चाहिए, आप रजिस्टर लगाओगे। रजिस्टर का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना किसी भी सर्किट को। तो आप अपने सर्किट के अंदर 2 तरह से लगा सकते हो रजिस्टर को। एक तो सीरीज का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। एक सीरीज का और दूसरा किसका, पैरेलल के अंदर बना सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। इनको नोट करते रहो कि कहीं भी वीडियो को पॉज करो, नहीं समझ में आता तो उसको वापस से रिवाइज करो एक बार। देखो, लेट वी हैव 3 रजिस्टर, एंड द रेजिस्टेंस कंटेन R1, R2 एंड। सर्किट के अंदर क्या क्या होता है आपके पास, एक एमीटर होता है। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। और एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। एमीटर होगा, और क्या होता है, एक बैटरी होगी। बैटरी भी तो होगी भाई, तभी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह आएगी। और ये क्या होता है कि कोई स्विच वगैरह लगा दो आप, ये मान लीजिए मोस्टली 2-3 चीजें तो होती हैं। और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, इसमें आया पैरेलल के अंदर आएगा। एमीटर ऑलवेज किसके अंदर, सीरीज में होगा। वोल्ट मीटर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस मापता है वो किस में लगता है, पैरेलल के अंदर लगता है, इसके अंदर आपको। ये आपका सर्किट डायग्राम, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेट, मान के चलो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने की, मैंने एमीटर यहाँ लगाया और रीडिंग नोट की। एमीटर क्या बताता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बताता है। तो इसने बताया यहाँ पे आई कितने माना, आई एच मानो 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके एमीटर को देखा, तब भी कितना बताया इसने, 6 एम्पियर। यहाँ तब भी आई की वैल्यू कितनी इसने, 6 एम्पियर। सीरीज में जब भी हम रजिस्टर को जोड़ते हैं तो एमीटर हमने ज्वाइन करके पता किया कि
आपका करंट की वैल्यू हमेशा एवरी पॉइंट के ऊपर इस सर्किट के अंदर कितनी रहती है, सेम रहती है। मान लो यहाँ पे 6 एम्पियर है तो यहाँ पे भी कितनी मिलेगी 6 एम्पियर, यहाँ पे भी कितनी मिलेगी 6 एम्पियर, यहाँ पे भी कितनी मिलेगी 6 एम्पियर। तो नोट करने की बात नोट करते हैं, इन सीरीज combination of the resistor the current always same at every point of the circuit। फिर हम क्या करें, इसके अंदर वोल्टमीटर है तो हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए कितना मिला हमें V1, इसके लिए कितना मिला हमें V2, इसके लिए हमें कितना मिला V, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो क्या रहती है, हर एक पॉइंट पे सेम रहती है, पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है तीनों रजिस्टर के लिए अलग अलग। यानी कि मेरे पास जो नेट या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट कितना होता है, इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रजिस्टर V3। ठीक है, दो बातें इंपॉर्टेंट कि सीरीज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, नोट करो ये बात। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है I R। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है I, ये क्वेश्चन मान लिया मैंने, और ये क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो पुट करो इस वैल्यू को, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आई है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टोटल आई आर। अब आई यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई, यहाँ पे, यानी कि आई की वैल्यू तो क्या रहेगी पूरे सर्किट के अंदर सेम रहेगी। रिलेशन सीरीज के अंदर यहाँ पे क्या लिखूंगा, V1 की जगह आई आर वन, यानी यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी होती है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। आई कितना है इसके अंदर, आई R1, रेजिस्टेंस कितना है R1। इसके लिए V2, V क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे भी आई की वैल्यू कितनी है, इसके लिए आई, रेजिस्टेंस कितना है इधर R2। सिमिलरली इधर V3 कितना है आई और R, पुट करो वैल्यू इक्वेशन के अंदर, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R, कितने भी हो सकते हैं ऐसे, थोड़ी जरूरी थोड़ी है। और आई क्या आ जाएगा इसमें से कॉमन, और R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल। यानी कि सीरीज के अंदर मेरा टोटल रेजिस्टेंस जो आया है वो कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है मेरे पास। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर जिसमें रेजिस्टर आपके सीरीज में लगे हो तो इस पूरे सर्किट का जो नेट या टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। यानी इसका जो भी मान लो, इसके पास था 5 ओम, इसके पास था 6 ओम, इसके पास मान लिया 4 ओम, तो मैं पूछी सर्किट के अंदर पूरा जो नेट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम, यानी कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, जब भी सीरीज में होगा तो हम तो क्या कर देंगे, सीधा जोड़ देंगे, इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उतारो इसको, नोट करो। अब ये तो पता होगा सबको भाई कि 1 कूलम के अंदर कितने चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम बनाते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 12th क्लास में जाके पढ़ना आपको, ये क्या इक्वल टू NE, ये होता है टोटल चार्ज। ये होता है आपका कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इंटीजर नंबर होता है वैसे ये इंटीजर नंबर, और ये होता है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे E की वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, लगभग
तो आपके पास दे रखा है 1 कूलम, कितना दे रखा है चार्ज 1 कूलम। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की, 1 कूलम के अंदर कितने चार्ज होते हैं ये मैंने निकालना है। और एक ई की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन की बेसिक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इधर आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और एन की वैल्यू ऐसे कितनी हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻⁸। यानी कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 6.25 ठीक है, समझ गए। ये तो बेसिक है, याद रखने की बात है, कोई ज़्यादा जैसे आप पढ़ते हैं ना 1 एम्पियर क्या होता है कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कोई पूछे भाई 1 कूलम क्या है, 1 कूलम आप 7 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम हमें क्या पता कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 एम्पियर के अंदर इसमें 1 सेकेंड में कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो कितने होंगे 6.25 इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे 1 सेकेंड में। तब वो बोलेंगे वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नीट्यूड क्या उसका 1 एम्पियर। ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें हैं। उतार लिया होगा, तो पॉज करके उतार लेना इसको, उतारो एक बार।